अलिफ पार्ट 26। कल्बे मोमिन तकरीबन आधी रात को अपने अपार्टमेंट में घुसा था। वो एक बुरा दिन था, सारी हिम्मत तोड़ देने वाला दिन, लेकिन ज़िद को जैसे और पक्का कर देने वाला दिन। वो जितने अच्छे मूड में घर से निकला था, इतने ही ख़राब मूड में वापस आया था। लाउंज का एलसीडी ऑन करते हुए वो बेमकसद चैनल सर्फिंग करने लगा। इसकी नज़रें हर चैनल पर जैसे अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिल्म की अनाउंसमेंट की कवरेज का कोई क्लिप देखना चाहती थी। कोई तबसरा, कोई ब्रेकिंग न्यूज़, किसी भी लोकल चैनल पर कल्बे मोमिन के हवाले से कोई खबर नहीं थी। प्राइम टाइम न्यूज़ रिवाइंड कर करके देखने के बावजूद भी कल्बे मोमिन ने पहली बार अपने आप को गैर अहम महसूस किया। यह आसानी से जाने वाला एहसास नहीं था। इसने ज़ेरे लब कुछ गालियाँ बकी और किन को बकी थी वो खुद भी नहीं जानता था। फिर वो लोकल एंटरटेनमेंट चैनल्स से गैर मुल्की चैनल्स पर आ गया था और तभी इसने एक इंडियन चैनल पर एंटरटेनमेंट न्यूज़ में स्क्रीन पर मोमिना सुल्तान का चेहरा देखा। न्यूज़ एंकर इसकी एक तस्वीर दिखाते हुए इसके हवाले से खबर दे रही थी और कल्बे मोमिन ने पलक झपकने में मोमिना का चेहरा पहचाना था। विद्या बालन की जगह जिस एक्ट्रेस को क्लिफ हेक्टर की अगली फिल्म द लोस्ट केस में कास्ट किया गया, वो कोई इंडियन एक्ट्रेस नहीं है बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक उभरती हुई अदाकारा है। मगर पाकिस्तानी मीडिया को मोमिना सुल्तान के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। मगर जहां बिल्कुल आखिरी समय में विद्या बालन ने पाकिस्तान जाने से इनकार करके इस फिल्म को खोया, वहां मोमिना सुल्तान को मिलने जा रहा है हॉलीवुड में इनका पहला बड़ा ब्रेक। अब क्या वो इस मौके से फ़ायदा उठा पाती हैं या नहीं, ये चंद महीने में ही फिल्म के पहले ट्रेलर लॉन्च में सामने आ जाएगा। कल्बे मोमिन चैनल बदल नहीं सका। न्यूज़ एंकर अब कोई और ख़बर पढ़ रही थी जबकि वो फ़ोन पर दाऊद को कॉल कर रहा था। तुम एक एक्ट्रेस को लाए थे जिसने बहुत बदतमीज़ी की थी मेरे साथ। मोमिना सुल्तान ही नाम था ना उसका? दाऊद की गनूदगी भरी आवाज़ सुनते ही इसने पूछा था। जी मोमिन भाई, हॉलीवुड फिल्म करने गई हुई है वो आजकल। वो गनूदगी की कैफियत में भी कल्बे मोमिन को जिताए बगैर नहीं रह सका था। यहाँ पर तो दुपट्टा भी उतारने पर तैयार नहीं थी। हॉलीवुड के लिए सारे असूल बदल गए होंगे उसके। कल्बे मोमिन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में दाऊद से कहा था, यूं जैसे वो मुतासिर नहीं हुआ था। नहीं मोमिन भाई, अमेरिकन बोर्न पाकिस्तान की गूंगी बीवी का रोल कर रही है जिसके शोहर पर दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगता है और वो खुदकुशी कर लेता है, तो फिर इसकी बीवी इसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी जंग लड़ती है। दाऊद ने बड़े मदाफाना अंदाज में से अपना बल्कि मोमिना का पूरा रोल सुनाया, यूं जैसे वो इसका दिफा करना चाहता हो। काफ़ी बकवास रोल है। वो कहे बगैर नहीं रह सका और इसने फ़ोन बंद कर दिया। रिवाइंड करके इसने एक बार फिर इसी चैनल पर वो खबर सुनी थी और अजीब सी बेचैनी और जेलसी का शिकार हुआ था। शायद ना होता अगर आज इसने पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भुगताई होती। वो बहुत बड़े बेंस की फ़िल्म थी जिसका हिस्सा बनकर वो हॉलीवुड में मौजूद थी और कल्बे मोमिन इस शौक़ से जैसे बाहर निकलना चाहता था कि शायद वो वाकई एक बहुत बड़े स्टार को दरियाफ्त करने का सहारा अपने सर नहीं सजा सका। वो इस वक्त सिर्फ यही सोचना चाहता था कि मोमिना सुल्तान हॉलीवुड में काम करेगी एक इत्तफाक चांस मिलने पर, और बस। इत्तफाकात रोज़ रोज़ नहीं होते और ना ही मोमिना सुल्तान के लिए होंगे। मगर कल्बे मोमिन की ख्वाहिश, तवक्का और अंदाज़े कम अज़ कम मोमिना सुल्तान के बारे में बिल्कुल गलत साबित हुए थे। वो चंद सीन्स के लिए इस फिल्म का हिस्सा बनी थी और फिर वो चंद सीन्स विद्या बालन के इस रोल में तब्दील हो गए थे जो फिल्म के अहम किरदारों में से एक था, अगर मेन लीड नहीं भी था तो। और ये सब कुछ इसके अमेरिका पहुँचने के चंद दिनों के अंदर अंदर हुआ था। इससे फिल्म की कास्टिंग के वक्त 2 रोल्स के लिए ऑडिशन लिया गया था, मगर इसे यह अंदाज़ा नहीं था कि इसे इस दूसरे अहम रोल के लिए जहन में रख लिया गया था। वो फिल्म के डायरेक्टर का ऑडिशन में भी इस हद तक मुतासिर कर गई थी और फिर विद्या बालन के इनकार ने जैसे इसके लिए बहुत कुछ बेहद आसान कर दिया था। वो सारे फ़ायदे और सारी अहमियत और मराद जो विद्या बालन को मिलने वाली थी वो मोमिना सुल्तान के हिस्से में बैठे बिठाए आ गई थी, ख्वाहिश किए बगैर। स्नोकर की मेज़ पर इस गेंद की तरह जिसे प्लेयर पॉकेट ना कर सकने की पोजीशन में होता है और फिर भी वो एक इत्तफाकी हिट लगने पर पॉकेट होकर इसे मुकाबले का फातेह बना देती है। अमेरिका में अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते वो इस बार जज्बाती नहीं हुई थी। पिछली बार इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए वो 7वें आसमान पर थी क्योंकि इसे जहांगीर की ज़िंदगी दिखने लगी थी। अब इन पेपर्स में जो लिखा हुआ था वो मोमिना सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी के लिए
साइन किया था। वो सब कुछ खुद इसे चुन रहा था, वो इसे नहीं चुन रही थी। वो 4 स्टार से 5 स्टार होटल में मुंतकिल कर दी गई थी। इसके लिए गाड़ी मुख्तस हो गई थी। शूटिंग के लिए इसे अलग वेंटी वैन दे दी गई थी। इसके साथ अब एक पूरी टीम जो इसकी एक एक चीज़ को देख रही थी, खाने पीने से वार्डरोब तक, मेकअप से स्किन केयर और फिटनेस तक। और इस सब चकाचौंध के दरमियान कभी कभार सीन करवाते हुए इसके कानों में फैसल के जुमले गूंजते और इसे पानी पानी करते थे। तुम हाथों से थोड़ा कमा रही हो तो तुम तो अपने चेहरे और जिस्म से कमा रही हो। वो कैमरे के सामने खड़े खड़े अपनी लाइन भूल जाती और लाइनें जो इसे इशारों में अदा करना थी वो बार बार इन सारे जुमलों को जहन से झटक कर भूल जाना चाहती थी। कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी। वो इस गूंज से बाहर निकलना चाहती थी। कोई बात नहीं, ऐसे भी सख्त लफ्ज़ नहीं थे। वो बार बार दिल पर मरहम रखने के लिए दोहराती, मगर जहन मानने को तैयार ही नहीं था। लफ्ज़ सख्त नहीं थे, कहने वाला अहम था। इसकी ज़ुबान से निकलने पर वो खंजर बने थे। कोई और कहता तो मोमिना दूसरी तीसरी बार सोचती तक नहीं। उसे रद्द कर देने की दिलेरी दिखा देने के बावजूद जो हिम्मत वो अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई थी, वो सुरैया और सुल्तान को इस रिश्ते के ख़त्म कर देने का इंकशाफ था। तुमने फैसल को अमेरिका जाने का नहीं बताया, वो घर आया था। सुरैया ने इसके जाने के दूसरे दिन फैसल के घर आने की इत्तला अमेरिका पहुंचने पर घर की जाने वाली पहली कॉल पर मोमिना को दी थी। बताया था अम्मा, वो भूल गया होगा, उसने सुरैया को टाला। ऐसे कैसे भूल गया? सुरैया को यकीन नहीं आया। भूलता है वो, बहुत शुरू से ही आदत है इसकी। अच्छा फिर बाद में फ़ोन करूँगी, इसने कहते हुए लाइन काट दी थी। सुरैया माँ थी और वो नहीं चाहती थी वो 2 जुमले और बोलकर चोरों की तरह पकड़ी जाए। वो ये इंकशाफ इन पर करने के लिए चंद दिन इंतज़ार करना चाहती थी, मगर अब हफ्ते गुजर गए थे। वो रोज़ सुल्तान और सुरैया से बात करती थी। वो रोज़ फैसल का जिक्र करते और वो खामोशी से सुनती रहती। इसके भेजे हुए पैसों से इसके जहेज़ की तैयारियों की पुरजोश अंदाज में सुनाई जाने वाली खबरें भी इसके बार बार मना करने के बावजूद, और फिर ये गिले भी कि इसके अमेरिका जाने के बाद से फैसल ने रब्ता किया ना, वो सुल्तान और सुरैया का फ़ोन उठाता है और वो हर पर इन दोनों से झूठ बोलते हुए इन्हें इसकी मसरूफियात और टूर्स के किस्से सुनाने बैठ जाती। वो हॉलीवुड में अपनी अदाकारी की काबिलियत पर काम कर रही थी। इतनी अदाकारी तो वो माँ बाप के सामने भी कर ही लेती कि वो इसकी बात पर यकीन करते। तुमसे रब्ता करता है ना? सुरैया हर ऐसे मौजू का इख्तिताम एक ही सवाल पर करती और वो बेहद ढिठाई से कहती हाँ, और सुरैया किसी बच्चे की तरह बहल कर मुतमईन हो जाती। और ऐसी ही कम हिम्मती वो अक्सा के साथ फ़ोन पर राब्ते में दिखाती। वो इससे भी ये नहीं कह रही थी कि फैसल और इसके दरमियान अब कुछ नहीं रहा। अक्सा फ़ोन पर फैसल का जिक्र छेड़ती और मोमिना आए बाएँ शाया करते हुए सवाल गोल करती रहती। कुछ दिन के लिए इसकी ज़िंदगी में एक परियों की कहानी आई थी। वो इससे निकल आने के बाद भी खुद से जुड़े इन सब लोगों की ज़िंदगियों को वैसा रखना चाह रही थी कि वो ये समझते रहते कि इसकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा है, सब ठीक है। और इस सब के दरमियान या इस सब के दौरान इसे ब्रॉडवे से अपनी इंडियन एजेंट के ज़रिए पहली ऑफ़र आई थी। वो थिएटर आर्टिस्ट नहीं थी, ना ब्रॉडवे इसका ख्वाब था, मगर मोमिना सुल्तान जैसे हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी। वो इतना काम करना चाहती थी कि इसके पास कुछ भी सोचने के लिए वक्त ना हो, मशीन की तरह। इसने ब्रॉडवे का वो ड्रामा साइन कर लिया था जो अमेरिका में बसने वाले कुछ इंडियंस के बारे में था, और जिस दिन इसने इस ड्रामे के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसी दिन इसी इंडियन चैनल पर जिस पर कल्ब मोमिन ने मोमिना सुल्तान की पहली फ़िल्म के बारे में ख़बर सुनी थी, उसे मोमिना सुल्तान के ब्रॉडवे प्ले के बारे में भी खबर मिल गई थी। हॉलीवुड के एक बड़े बैनर के साथ की जाने वाली फ़िल्म इत्तफाक हो सकती थी, लेकिन ब्रॉडवे इत्तफाक था तो मोमिना सुल्तान से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं था। कल्ब मोमिन ने एलसीडी पर इस खबर को देखने के बाद मोमिना सुल्तान को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू किया था। वो अब लाशऊरी अंदाज में से खोज रहा था। सारी दुनिया की लानत पड़ेगी इस पर, नास पिटिया मरदूद, बालियां लेकर भाग गया मेरी, कैसे पाई पाई जोड़कर बनाई थी। झूमन ने गली के थरे पर चौकड़ी मारकर बैठे हज़ारों के तार रोते हुए कहा था। वो तालियां और गालियां बैक वक्त दे रहा था। सुल्तान इसके सामने खामोश बैठा आधे घंटे से इसके साथ होने वाले धोखे के बारे में सुन रहा था जो इसके किसी महबूब ने इसके साथ किया था। झूमर बड़ी बदकिस्मत है मोहब्बत के मामले में, इतना हुस्न और जवानी देकर भी अल्लाह आजमा रहा है। बस कर दे मेरे मालिक, बस कर दे। वो अब गली में पड़ा रस्सी नुमा दुपट्टा फैलाकर अल्लाह से दुहाइयाँ देने लगा था। आई रिपीट, वो अब गले में पड़ा रस्सी नुमा दुपट्टा फैलाकर अल्लाह से दुहाइयाँ देने लगा था। झूमर मेरे लिए कोई काम ढूंढ। इसके रोने धोने के बीच में सुल्तान ने इसे
टोक कर कहा था। झूमर ने रोते रोते जैसे चंद लम्हों का तौक़ुफ़ किया और इससे कहा, अभी तो कोई फंक्शन नहीं है मेरे पास सुल्तान भाई, मिलता है कोई फंक्शन मुझे तो आती हूँ तेरे पास मेकअप कराने। हाय मेरी बालियाँ 1.5 तोले की थी। उसने सुल्तान की बात का जवाब देने के बाद फिर से दुहाइयाँ देकर रोना शुरू कर दिया। नहीं झूमर, मेकअप का काम नहीं, कोई और काम, सेल्समैन या चौकीदार का। सुल्तान ने इस बार कुछ झिझकते हुए इससे कहा था। सेल्समैनी में खड़ा होना पड़ता है सुल्तान भाई, चौकीदार के लिए भागना पड़ता है। तू दोनों काम नहीं कर सकता और वो काम छोड़ना क्यों चाहता है जिससे अल्लाह तुझे रिज़्क दे रहा है। झूमर ने हस्बे मामूल अपने रोने धोने के बीच भी एक बार फिर तौक़ुफ़ करके इसे सवालों जवाब किए। वो मोमिना के ससुराल वाले बड़े अमीर लोग हैं, इन लोगों को पसंद नहीं है ये काम। मैंने लड़के से वादा किया था ये काम छोड़ दूंगा। अब इतने हफ्तों से कोई और काम ढूंढ रहा हूँ और कोई काम नहीं मिल रहा। सुल्तान ने अपना मसला बताया। झूमर अपना रोना धोना भूलकर एकदम तरफ उठा। ताली बजाते हुए इसने कहा, क्यों लड़की की माँ बहनें मेकअप नहीं कराती पार्लरों में जाकर? अमीरों की औरतें, लड़का नहीं जाता पार्लर, तो तू क्यों वादे करता फिर रहा है काम छोड़ने के? काम है तेरा सुल्तान भाई, काम। झूमर ने कहा, कर सकता हूँ ये सारी बातें मैं भी झूमर, पर मोमिना के लिए कर रहा हूँ सब कुछ। एक ही औलाद रह गई है मेरी, अब इसका मुस्तकबिल मेरी इस कुर्बानी से संवरता है तो संवर जाए। इसने पहले ही बहुत कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, सुल्तान ने बेहद मध्यम आवाज़ में उससे कहा। झूमर के गुब्बारे से मोमिना के नाम पर जैसे हवा निकल गई। मोमिना बाजी के लिए कर रहा है तो फिर तो ठीक है, पर वो तो खुद अमेरिका गई हुई हैं फ़िल्म करने, वो छोड़ेंगी फ़िल्म? झूमर ने तजस्सुस से पूछा। आखिरी फ़िल्म है ये इसकी, बस फिर घर बैठेगी इंशाल्लाह, सुल्तान ने अजीब सी खुशी के साथ कहा था। आगे पीछे नौकर फिरेंगे इसके, राज करेगी, सुल्तान ने फ़ख्री अंदाज में कहा। तेरे दिल को कुछ नहीं होगा, वो डिब्बा हमेशा के लिए बंद करते जिस पर हुस्न जहाँ की तस्वीर लगा रखी है तूने सालों से। झूमर ने इसकी बात सुनने के बाद इससे बड़ा टेढ़ा सवाल किया था। सुल्तान एक लम्हे के लिए चुप हो गया था। दिल का क्या है झूमर, दिल को समझा लेता है इंसान। हुस्न जहाँ गई तो समझा लिया, जहांगीर गया तो समझा लिया। सुल्तान नम आंखों के साथ अजब से अंदाज में हंसते हुए खड़ा हो गया था। एक बुरी खबर है। दरवाज़ा खोलकर अंदर आती हुई टीना ने कहा था। कल्बे मोमिन इस्तहज़ाई अंदाज में मुस्कुराया। अभी कोई बुरी खबर बाकी रह गई है? टीना को अंदाज़ा था इसका इशारा इन अखबारात और मैगज़ीन्स की तरफ था जिन्होंने या तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के बावजूद कवरेज नहीं दी थी और अगर दी थी तो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। टेलीफाइन ने सनम की स्पॉन्सरशिप से माजरत कर ली है। टीना ने जैसे इसके सर पर बम फोड़ा था। व्हाट? कल्बे मोमिन को जैसे करंट ही लग गया था। एहसन के साथ इसकी फ़िल्म की स्पॉन्सरशिप के लिए डील साइन कर ली है उन्होंने। टीना ने जैसे एक और धमाका किया। ये कर कैसे सकते हैं वो? मीटिंग के लिए टाइम लो उनसे फौरी तौर पर। कल्बे मोमिन शदीद परेशान हुआ था। उन्हें अगले 6 महीने में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना था और आपने सनम को होल्ड पर डाल दिया तो ब्रांड बैकआउट कर गया। टीना ने जैसे से ब्रांड के पीछे हटने की वजह बताई। कर तो रहा हूँ बड़ा प्रोजेक्ट इसी टीम के साथ, इससे बड़ी प्रोडक्शन। वो बेहद परेशानी के आलम में बोला था। वो मज़हब से रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहते, टीना ने कहा। मज़हब? ये रूहानियत है, मज़हब की बात नहीं है, और रूहानियत तो यूनिवर्सल थीम है। वो जैसे टीना को ही वो वजाहतें देने लगा था जो इसे शायद ब्रांड को देनी चाहिए थी। बॉस, उनके लिए मज़हब और रूहानियत एक ही चीज़ है। टीना ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। क्या एक ही चीज़ है? कल्बे मोमिन झुंझलाया। फंडामेंटलिज्म, बुनियादी प्रस्ती या बुनियाद प्रस्ती, टीना ने साफ गोई से कहा। कल्बे मोमिन इसका चेहरा देखकर रह गया। ये सब मैं नहीं कह रही, इनकी टीम ने मुझसे कहा है। इन्हें मज़हब और रूहानियत के करीब से भी नहीं गुजरना, वो इससे बचना चाहते हैं। ये टाबू है उनके ब्रांड के लिए। वो इसे फिर समझाने लगी थी। अब 10 मीटिंग्स कर लें इनके साथ, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बहुत क्लियर हैं इस मामले में। कॉरपोरेट होल्ड हैं ये, और आपको पता है कैसे चलता है ये, इसीलिए आपसे कह रही थी ये रिस्क ना लें, बहुत बड़ा रिस्क है। कल्बे मोमिन ले सकता है ये रिस्क और लेगा। वो भी अपने नाम का एक ही था। करोड़ों की डील डूब जाने पर भी इसी तरह था। मेरे पास स्टार्स हैं, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार्स। कोई भी ब्रांड आ जाएगा मेरे साथ। टेलीफाइन जाए बाहर में। वो अब गज़बनाक हो रहा था। टीना कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर इसने मध्यम आवाज़ में उससे कहा, उन स्टार से एक बार बात कर लें आप। कल्बे मोमिन ने ना समझने वाले अंदाज में इसका चेहरा देखा। क्या बात कर लूँ? वो वाकई ही नहीं समझा।
कि क्या वो फिल्म करेंगे भी या नहीं। टीना ने अपने लहजे को हत्तल मुकद्दर नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। इसे अब कल्बे मोमिन पर तरस आने लगा था। वो एक ही दिन में इस पर बुरी खबरों का अंबार नहीं लाना चाहती थी, लेकिन शायद कल्बे मोमिन के सितारे गर्दिश में आ गए थे या फिर वो खुद गर्दिश में आ गया था। जान, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि पहले सनम को शूट कर लेते हैं, जिस पर इतना कम करके रखा हुआ है, फिर इस फिल्म पर काम कर लेंगे। देखो ना, अभी तो प्री प्रोडक्शन होनी है इस फिल्म की और पता नहीं क्या होना है। स्पिरिचुअल फिल्म बनाना आसान थोड़ी है। शैली ने अपने लहजे को हत्ता और मुकद्दर शहद बनाते हुए इससे कहा था। टीना ने शैली के एतराज़ात कल्बे मोमिन को पहुँचा दिए थे और अब वो इससे मिल रहा था। हो जाएगा सब काम, तुम परेशान मत हो। मैं इन्हीं डेट्स में शूट कर लूँगा इन्हें, जिनमें मैंने सनम को शूट करना था। देर हुई भी तो चंद हफ्तों की होगी, महीनों पर नहीं जाएगी बात। कल्बे मोमिन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन सनम को पहले शूट करने में इतराज़ क्या है तुम्हें? शैली इसकी तसल्ली से जैसे मुतमईन नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें बताया है शैली, मुझे ये फ़िल्म सनम से पहले शूट करनी है। तुम्हें कोई इतराज़ है इस पर? इसने जवाबन शैली से कहा था। मुझे नहीं, सभी को इतराज़ है। जान देखो, बुरा मत मानना, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा कि बैठे बैठाए सनम को होल्ड पर क्यों डाल दिया तुमने, और फिर एक ऐसी फ़िल्म के लिए। जान, इतना अजीब तजर्बा क्यों कर रहे हो तुम? कल्बे मोमिन इसका चेहरा देख रहा था। ये वो शैली थी जो इससे किसी फ़िल्म के हवाले से सवाल तक नहीं करती थी। इतराज़ तो दूर की बात थी, जो कल्बे मोमिन के लिए बनाई गई हर चीज़ में मुफ्त में काम करने को तैयार हो जाती थी, और आज वो इसे कह रही थी कि वो अजीब तजर्बे करने जा रहा है। अजीब? ये सिर्फ मेरे इतराज़ नहीं है, अब्बास को भी बड़ी शिकायतें हैं तुमसे। शैली इसकी नज़रों से जैसे कुछ गड़बड़ाई थी और उसने कहा था, अब्बास से कह देना कि इसे ज़्यादा इतराज़ है तो ना करे वो काम। तुम्हें इतराज़ है तो तुम भी सोच लो। कल्बे मोमिन की अब जैसे हिम्मत जवाब देने लगी थी। नहीं, वो स्क्रिप्ट नहीं है और कहानी का कोई आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रही है, वरना ये तो नहीं कह रहे कि काम नहीं करेंगे। शैली इसके उखड़े अंदाज पर एकदम गड़बड़ाई थी और इसने वजाहत देने वाले अंदाज में एक नया जवाब देने की कोशिश की। इसके सामने जैसे आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल थी। वो कल्बे मोमिन को खफा करती तो फिर सिर्फ इस फिल्म से नहीं, कल्बे मोमिन की आने वाली हर फिल्म से आउट होती। स्क्रिप्ट पर बैठ रहा हूँ इस हफ्ते, बगैर स्क्रिप्ट के फिल्म नहीं करता कोई, इतना उल्लू का भट्टा नहीं हूँ मैं। कल्बे मोमिन इसे झुंझलाए हुए अंदाज में कहा था। और जब तुम रूह की बात करोगे तो ये सारे लोग जिन्हें तुम दोस्त और साथी कहते हो तुम्हें छोड़ जाएंगे। अब्दुल अली के जुमले इसे पिछले कई दिनों से तंग कर रहे थे, जिनको वो हकीकत होते देख रहा था। मंजर बदला। चल सुल्तान, फैसल की तरफ चलना है आज। सुल्तान घर में दाखिल हुआ ही था कि जब सुरैया चादर लपेटे हुए अंदर कमरे से बाहर निकल आई थी। किस लिए? सुल्तान हैरान हुआ था। इतने हफ्ते हो गए कोई राब्ता नहीं हुआ, मेरा तो अब दिल होलने लगा है। सुरैया से अपनी परेशानी बता रही थी। मोमिना कहती है वो मुल्क से बाहर है, मगर आखिर कितने दिन बाहर रहना है इसने? आज जाएंगे इसके घर और उसकी अम्मी से मिलकर आएंगे, अगर फैसल ना भी मिला तो। सुरैया ने दो टोक अंदाज में कहा था। हाँ, ये ठीक कहा तूने, लेकिन मोमिना से मशवरा ना कर लें पहले? सुल्तान ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन फिर जैसे मुतामिल हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, हम माँ बाप हैं, वो माँ बाप नहीं है हमारी। चल रिक्शा पकड़, पता है ना तुम्हारे पास। सुरैया ने इसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो देने की भी जहमत नहीं की थी। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दी थी। हाँ, वो जिस दिन अपनी माँ को लाया था तो देकर गया था, मेरे पास रखा है, अंदर से लाता हूँ। सुल्तान को एकदम याद आया तो वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। हाँ, और ये देख फल और मिठाइयाँ भी लेनी है रास्ते से, पहली बार इनके घर जा रहे हैं। इसने जाते हुए सुल्तान को टोका। हाँ हाँ, वो तो लेंगे, हाथ थाली लेकर थोड़ी जाएंगे बेटी के ससुराल, सुल्तान ने हंसते हुए कहा था और अंदर कमरे में चला गया। चंद मिनटों बाद वो नमूदार हुआ तो इसने कपड़े तब्दील कर लिए थे और बड़े फातिहाना अंदाज में इसने एक कागज़ हवा में लहराया था। मिल गया उसका पता। सुरैया का चेहरा भी चमका। और देखो, चाय पानी ना पीने बैठ जाना, वो लोग तो खाने के लिए भी कहेंगे, मगर हमने नहीं बैठना, समझे? सुरैया भी इसके साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए जैसे इसे समझा नहीं रटवा रही थी। हाँ हाँ, जानता हूँ सब, बेटी का ससुराल है, कहाँ कुछ खाने बैठूंगा, इतना भी कम अकल तो ना समझ तू सुल्तान को। सुल्तान ने उसे जैसे यकीन दिलाया कि वो जानता था कि उसे वहाँ किस तरह बर्ताव करना है। एक रिक्शा पकड़कर ढेर सारी मिठाई और फल लेते हुए वो 1.5 घंटे की मुसाफत तय करके शहर के दूसरे कोने में जब फैसल के घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी और फैसल के घर बड़की कमकमों से रोशनी आ रही थी।
रिक्शे से शॉपर पकड़े उतरे हुए सुरैया और सुल्तान ने बड़ी हैरत से इस घर को देखा था, जहां यकीनन इस वक्त कोई फंक्शन हो रहा था। एड्रेस तो यही बताया था उसने। सुल्तान ने कागज़ के टुकड़े पर एड्रेस देखा और फिर नेम प्लेट और इसके बराबर में लिखे हुए नंबर को। ये घर पर बत्तियां क्यों लगी हुई हैं? सुरैया कुछ उलझी थी। कोई पार्टी हो रही है शायद। सुल्तान ने अंदाज़ा लगाया, गलत पत्ते पर ना आ गए हों, पता दोबारा देख। कोई पार्टी होती तो हमें क्यों ना बुलाते, वो रिश्तेदार हैं हम तो। अब सुरैया जैसे बेचैन हुई थी। पूछता हूँ चौकीदार से, सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए घर के खुले दरवाजे के पास खड़े चौकीदार को देखते हुए कहा। ये फैसल साहब का घर है क्या? सुल्तान ने चौकीदार से सलाम दुआ के बाद कहा। हाँ जी, आप इनकी शादी में शरीक होने आए हैं? चौकीदार ने जवाबन इन दोनों से पूछा। सुल्तान और सुरैया ने एक दूसरे को देखा। इन्हें लगा इन्हें सुनने में गलत फहमी हुई है। फैसल की शादी? सुल्तान ने बमुश्किल थूक निकलते हुए कहा। हाँ जी, आज मेहंदी है इनकी, आप चले जाएं अंदर। चौकीदार ने हाथ का इशारा अंदर पोर्च की तरफ करते हुए कहा था। सुरैया के हाथ में पकड़ा सेबों का शॉपर ज़मीन पर गिर गया था। सुल्तान को जैसे सांप सूंघ गया था। फैसल के घर के गेट के बाहर मार्बल के सफ़ेद फर्श पर सुरख सेब हर तरफ लुढ़क रहे थे और सुरैया और सुल्तान इस बका नूर बने घर को हसरत से देख रहे थे, जो इनकी बेटी का नसीब था और अब किसी और का नसीब हो गया था। जारी है। नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।